हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 29 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एमएसएमई डे, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 27 जून को, 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे या फिर यूएन एमएसएमई डे मनाया जाता है। 2017 में अनाउंस हुआ था, तब से लेकर अब तक हर वर्ष 27 जून को ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसका? तो थीम है एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। क्या है थीम? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। याद रखिएगा, 2015 में 2030 एजेंडा जारी हुआ था जिसमें 17 गोल दिए गए हैं और 169 टारगेट्स दिए गए हैं। ये जो 169 टारगेट्स हैं उनमें से एमएसएमई भी एक टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस, इसको विश्व भूषण हरचंदन जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है विश्व भूषण हरचंदन जी करंट में किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो विश्व भूषण हरचंदन जी आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण हरचंदन जी द्वारा 2 दिनों तक चलने वाले इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। ये जो एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम क्या है? होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। क्या है थीम? होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? प्रजापिता ब्रह्म विद्यालय, ये आंध्र प्रदेश का विद्यालय है, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका मेन पर्पस क्या था? जो चिल्ड्रंस की अर्ली लाइफ होती है उसमें एजुकेशन के माध्यम से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस, इसको इनॉग्रेट किया है विश्व भूषण हरचंदन जी ने, और उस दौरान छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया यूके भी वहां पर प्रेजेंट थी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये मैप में है आंध्र प्रदेश। इसकी 3 कैपिटल है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरचंदन। कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि आंध्र गवर्नमेंट की जो नाडू नेडू स्कीम है, इसको तेलंगाना द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है। अगला सवाल है, यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के दौरान इंडिया की फर्स्ट एनर्जी कंपनी कौन बन गई है जिसने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए हैं? क्या इंडिया की फर्स्ट एनर्जी कंपनी कौन बन गई है जिसने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए हैं यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के दौरान? तो एनटीपीसी इंडिया की फर्स्ट एनर्जी कंपनी बन गई है इसने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए हैं। ये देख लीजिए, एनटीपीसी इंडिया की पहली एनर्जी कंपनी बन गई है इसने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए हैं यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के दौरान। ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी था, इस दौरान जो एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए गए हैं वो 3 थे एनटीपीसी के। पहला था 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। दूसरा था 2032 तक 10% तक एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना। और तीसरा था 2 इंटरनेशनल अलायंस बनाना 2025 तक। तो एनटीपीसी इंडिया की फर्स्ट एनर्जी कंपनी बन गई है जिसने ग्लोबल कॉम्पैक्ट गोल्स अनाउंस किए हैं यूएन हाई लेवल डायलॉग के दौरान। एनटीपीसी की बात करें तो इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर है नेशनल बिल्डर्स 2021 के दौरान डिक्लेयर किया गया। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए कितना फंड अप्रूव किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन दिए गए हैं। कितने? $125 मिलियन। ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन दिए गए हैं। ये जो $125 मिलियन हैं, इनका यूज़ किया जाएगा नेचुरल डिजास्टर से निपटने में, क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे निपटने में। केरला गवर्नमेंट का रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम है, इसके लिए ये $125 मिलियन यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, ये $125 मिलियन दिए किसने हैं? तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने दिए हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड है 14 वर्ष और ग्रेस पीरियड है 6 ईयर्स। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो कुछ समय पहले ही त्रिपुरा को
मिजोरम को, वर्ल्ड बैंक द्वारा मिजोरम को $32 मिलियन दिए गए थे, $32 मिलियन दिए गए थे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश फर्स्ट एवर इंडियन स्विमर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको बताना है साजन प्रकाश किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं केरल से। कहाँ से? केरल से। ये देख लीजिए, ये हैं साजन प्रकाश, केरल से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले फर्स्ट इंडियन स्विमर हैं साजन प्रकाश, नाम याद रखिएगा, केरल से बिलोंग करते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए जो टारगेट था वो था 1 मिनट 56 सेकेंड 48 माइक्रो सेकेंड में 200 मीटर क्रॉस करना, जिसको साजन प्रकाश ने 1 मिनट 56 सेकेंड 38 माइक्रो सेकेंड में ही क्रॉस कर लिया है। तो साजन प्रकाश लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए चुने गए हैं। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ओलंपिक्स की बात करें तो 23 जुलाई 2021 से शुरुआत हो रही है और 8 अगस्त 2021 को समाप्त हो रहे हैं ओलंपिक। खास न्यूज़ ये है कि राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स दोनों ने ओलंपिक से खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपनी तरह का पहला कैटल वॉर रूम स्टैब्लिश किया गया है। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने, किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने कैटल वॉर रूम स्टैब्लिश किया है। ये देख लीजिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में एक कैटल वॉर रूम बनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा जो कमिश्नरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी सर्विस है उसने ये कैटल वॉर रूम बनाया है। ये जो कैटल वॉर रूम है बेंगलुरु में बनाया गया है और इसका मेन पर्पस है कैटल ब्रीडर और डेयरी फार्मर्स की हेल्प करना। तो इंडिया का पहला कैटल वॉर रूम कहाँ बना है? कर्नाटका के बेंगलुरु में। ये देखते हैं मैप में है कर्नाटका। चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के नए यानी एक्टिंग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। कौन बना है? सुरेश एन पटेल। ये देख लीजिए, वर्तमान में जो विजिलेंस कमिश्नर थे सुरेश एन पटेल, इनको एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है। कुछ समय पहले ही संजय कोठारी का रिटायरमेंट हो गया था जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। अब सुरेश एन पटेल संजय कोठारी को रिप्लेस करेंगे जब तक कि नया अपॉइंटमेंट ना हो जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें 3 लोग होते हैं। इसमें एक होता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। इस समय जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं संजय कोठारी जी, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो अब सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो 2003 में पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पास किया गया था और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। हालांकि इसकी स्थापना हुई थी 1964 में के संथानम कमेटी की सिफारिश पर। इंडिया के फर्स्ट CVC कौन थे? तो नित्तूर श्रीनिवास राव इंडिया के फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी 26 जून को नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट ये लॉन्च की है थावर चंद गहलोत। ये देख लीजिए, थावर चंद गहलोत जी जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, उनके द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी 26 जून को नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट लॉन्च की गई है। आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंडिया में ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए नोडल मिनिस्ट्री है। नशा मुक्त भारत अभियान ये वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और इसी दिन यानी 26 जून को ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशा मुक्त भारत समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, जो श्री थावरचंद गहलोत जी हैं उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें यह पता चला कि देश में 60 मिलियन लोग ड्रग का यूज करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नंबर है 10 से 17 वर्ष के लोगों का। याद रखिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान यानी ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन ये 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था इंडिया के 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट्स और डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैनुअल कैरर, इनको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अश्चूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इमैनुअल कैरर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एश्यूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमैनुअल कैरर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंच राइटर हैं इमैनुअल कैरर, ये देख लीजिए, ये हैं इमैनुअल कैरर, फ्रेंच ऑथर हैं यानी राइटर हैं। इनको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एश्यूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा बस, इमैनुअल कैरर, इनको स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एश्यूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमैनुअल कैरर एक फ्रेंच ऑथर हैं। स्पेन की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, कैपिटल क्या है? मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर एक मैसेजिंग ऐप है जो कि बिजनेस में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको बताना है विकर को किसने एक्वायर किया है? तो विकर को एक्वायर किया है अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा विकर को एक्वायर कर लिया गया है। ये देख लीजिए, अमेरिकन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है विकर, इसको अमेजॉन ने एक्वायर कर लिया है। विकर को सिक्योर मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है अमेरिका में बिजनेसेस के दौरान। अब विकर जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज का पार्ट होगा। तो देखिए विकर ऐप, ये मैसेजिंग ऐप है, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने एक्वायर कर लिया है। 2012 में इसको डेवलप किया गया था विकर को। अमेजॉन की बात करें 1994 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, सीईओ कौन है? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली इंडिया की यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली इंडिया की यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं सैफाली वर्मा। कौन बन गया है? सैफाली वर्मा। ये हैं सैफाली वर्मा इंडिया की यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू कर दिया है। आपको याद रखना है सैफाली वर्मा हरियाणा से बिलोंग करती हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 5वीं यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू कर दिया। याद रखिएगा, सैफाली वर्मा इंडिया की यंगेस्ट क्रिकेटर बन गई हैं, फीमेल क्रिकेटर, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स के लिए डेब्यू कर दिया है। बीसीसीआई ने रिसेंटली इसकी घोषणा की है। तो बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और कुछ दिन पहले बीसीसीआई द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 10 करोड़ का ग्रांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इंडियन हॉकी प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो रिसेंटली 2 हॉकी प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये 2 प्लेयर कौन हैं? PR श्रीजेश गोलकीपर हैं और ये है दीपिका जी। इन 2 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, BJ करियप्पा, CR कुमार। जब ये अवार्ड मिल जाएंगे तो वापस हम उनको पढ़ेंगे। PR श्रीजेश बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंडियन गोलकीपर हैं। 2017 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। याद रखिएगा, इंडियन हॉकी इंडिया द्वारा 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। कुछ समय पहले याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, ओलंपिक में जो मेंस हॉकी टीम है इंडियन, उसको मनप्रीत सिंह जी लीड करेंगे और जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसको रानी रामपाल लीड करेंगी। हॉकी इंडिया की बात करें 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज फ्री होने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है गोवा, जो कि रेबीज से मुक्त हो गया है। ये देख लीजिए, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि गोवा इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जो कि रेबीज फ्री हो गया है। पिछले 3 वर्षों में रेबीज का एक भी केस नहीं आया है गोवा में। देखिए, गोवा द्वारा रेबीज को हटाने के लिए 2014 में एक मिशन लॉन्च किया गया था। 2018 में लास्ट रेबीज केस आया था गोवा में, उसके बाद कोई भी केस नहीं आया है। तो गोवा रेबीज फ्री इंडिया का पहला स्टेट है, याद रखिएगा। गोवा की बात करें तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर आपको बता दिया प्रमोद सावंत। ये देख लीजिए, ये है छोटा सा गोवा, आपको शायद ये है गोवा रेबीज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP में टोटल कितने मेंबर हैं? तो RCEP में टोटल हैं 15 मेंबर, 10 आसियान ग्रुप के हैं और 5 अदर मेंबर हैं। ये देख लीजिए, RCEP चर्चा में इसलिए है क्योंकि जापान द्वारा RCEP एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया गया है और ऐसा करने वाला जापान तीसरा मेंबर है। इससे पहले
सिंगापुर फर्स्ट मेंबर था और चाइना सेकंड मेंबर था। ये मैंने आपको बताया था, सिंगापुर फर्स्ट कंट्री थी जिसने आरसीईपी को रेटिफाई किया था। आप याद रखिएगा, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, 10 आसियान मेंबर हैं और 5 कौन हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 अन्य मेंबर हैं। इंडिया 2019 में आरसीईपी से बाहर हो गया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये है आरसीईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा 2021 के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया गया है। आप बताना कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसने टॉप किया, यानी वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी कौन सी है? तो असगाबाद वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी है। सेकंड नंबर पे हांगकांग है। ये देख लीजिए, मर्सर द्वारा रिसेंटली कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया गया, जिसको असगाबाद ने टॉप किया है। असगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। याद रखिएगा, 2021 में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया गया है मर्सर द्वारा, उसको असगाबाद ने टॉप किया है और हांगकांग है सेकंड पोजीशन में। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में मुंबई इंडिया का सबसे महंगा शहर है और इसकी टोटल रैंक है 78th। कितनी है? 78th। लास्ट ईयर से 18 प्लेसेस का नुकसान हुआ है मुंबई को। इंडिया की सेकंड सबसे महंगी सिटी कौन सी है? दिल्ली, और इसकी रैंकिंग है 117। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में याद रखिएगा, सबसे महंगी सिटी कौन सी है? असगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 209 सिटीज की रैंकिंग की गई। इसमें हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्ट जैसे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया गया था। इसको जारी कौन करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे को? तो मर्सर, जो कि अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर्सली फीमेल द द्युति चांद स्टोरी, ये बुक किसने लिखी है? तो फियर्सली फीमेल ये बुक लिखी है सुदीप मिश्रा ने। किसने? सुदीप मिश्रा ने। देख लीजिए, फियर्सली फीमेल, ये है द्युति चांद, इन्हीं के ऊपर ये बुक है फियर्सली फीमेल। किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा जी ने लिखा है। और ये बुक पब्लिश कौन करेगा? वेस्टलैंड बुक्स द्वारा। द्युति चांद उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, इंडियन स्प्रिंटर हैं। खास बात क्या है? फर्स्ट होमोसेक्सुअल एथलीट है इंडिया की द्युति चांद। इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है फियर्सली फीमेल। किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र ने यूके के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एसीटी फॉर ग्रीन प्रोग्राम के तहत। एसीटी फॉर ग्रीन प्रोग्राम ये स्टार्टअप्स को एक्सटेंड करने के लिए लॉन्च किया गया था यूके गवर्नमेंट द्वारा। एसीटी फॉर ग्रीन प्रोग्राम किसका है? यूके गवर्नमेंट का है। इसके तहत स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसीलिए महाराष्ट्र और यूके गवर्नमेंट ने आपस में एमओयू साइन किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए। आप एसीटी फॉर ग्रीन प्रोग्राम बहुत याद रखिएगा। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसीटी फॉर ग्रीन प्रोग्राम के तहत ही ये एमओयू साइन किया है। और साइन किसने किया है? दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, ये आईएएस ऑफिसर हैं। यूके की बात करें, ये मैप में है यूके। कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।